गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मैं इंजीनियर इमरान अजीज़ हूँ और हम अपनी अगली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी रूल 1 to 7 पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें दो किस्म की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। एक ऐसी वीडियो जिसमें पूरा एक टॉपिक कवर होगा, वेदर इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 to 6 रूल्स और 2 3 7 रूल्स। लाइक प्रीवियसली हमने जो टॉपिक कवर किया उसमें रूल 1 to 7 में हमने डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, लैंग्वेज, इंटीग्रिटी पैक्ट, टाइटल वगैरह को डिस्कस किया एक वीडियो में। और फिर हमने कुछ वीडियोस शॉर्ट्स की सूरत में भी अपलोड की हैं चैनल पे, वो भी आप देख लीजिए अगर आपके पास टाइम कम हो और आप किसी स्पेसिफिक रूल को देखना चाहते हैं तो आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। आप हर रूल को इंडिविजुअल वीडियो में भी देख सकते हैं। ये जो आज की वीडियो है इसमें हम फिर एक अगला टॉपिक कवर करेंगे जो कि है प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए क्योंकि इसमें हम आज डिस्कस करेंगे रूल 8 से लेकर रूल 11 तक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और ये आपके जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसकी बेसिकली फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन के ऊपर ही, जिस तरह बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर आपकी फाउंडेशन वीक है तो डेफिनेटली आपकी बिल्डिंग भी वीक होगी और सेटल करेगी और क्रैक करेगी। इसी तरह अब प्रोक्योरमेंट में या किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपकी प्लानिंग वीक है तो प्रोजेक्ट अल्टीमेटली फेलियर की तरफ ही जाएगा। और प्रोक्योरमेंट में भी अगर आपकी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कमज़ोर है और या उसमें नकायस हैं और आपने रूल्स का ख्याल नहीं रखा प्लानिंग स्टेज पे, तो फिर आपकी आने वाले पूरे एक साल की जो भी प्लानिंग होगी, जो भी प्रोक्योरमेंट होगी, वो एक मेस क्रिएट करेगी और वो हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिले होता जाएगा और वो एक फेलियर की तरफ आपको ले जाएगा। इसीलिए पेपरा ने ये बाइंडिंग कर दी है सबके ऊपर कि वो प्रोक्योरमेंट को प्लान करके चलेंगे और एनुअल बेसिस पे अपना प्रोक्योरमेंट प्लान पेपरा की वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे तमाम डिपार्टमेंट्स। और अगर उनकी अपनी वेबसाइट है तो उन अपनी वेबसाइट पे भी उन्होंने एनुअली अपना प्रोक्योरमेंट प्लान बना के अपलोड करना है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा, मदर ऑफ द रूल, रूल 4, जो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को डिस्कस करता है, जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन का होना और ओपन कंपटीशन का होना एक ज़रूरी चीज़ है, एक प्रिंसिपल है इस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का। तो ये जो प्लानिंग के रूल्स हैं बेसिकली उसी की तरफ लिंक करते हैं, ताकि वो इंश्योर हो जाए कि हमारा कम्पिटिटिव प्रोसेस ट्रांसपेरेंट था, बायस्ड नहीं था और किसी को फेवर या फेवरेटिज्म इस प्रोसेस में हमने नहीं करी। तो इस वजह से रूल 8 और रूल 11 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और इसको आप सीखिए। इसमें हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आप हमें जान चुके हैं। ये सिफ्टेक सिंप्लीफाइड चैनल हमने स्टार्ट किया लास्ट ईयर, जिसमें अभी तक हम सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड मुख्तलिफ वीडियोस आपको दिखा चुके हैं, भेज चुके हैं, जिसमें एमसीक्यू सीरीज जॉब इंटरव्यूज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी ऑनगोइंग है रेगुलर बेसिस पे। इसमें यूएसए बेस्ड प्रोक्योरमेंट लाइव सेशंस भी अवेलेबल हैं और सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी कवर किया गया है। और इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट के अंदर आपको पेपरा रूल्स पाकिस्तान के और उनके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशंस डिस्कस की जा रही हैं, जो कि अभी हमारी सेशंस ऑनगोइंग है और हमारे साथ अगले कुछ वीक्स तक ये इंशाल्लाह आप जुड़े रहिए ताकि हम प्रोक्योरमेंट में आपको मजीद गाइड कर सकें। तो मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज़ है और जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूँ, मेंबर ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान और
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ यूएसए का मैं मेंबर हूँ, और इसी तरह 20 years ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता हूँ. I have worked on multiple donor funded projects as well as infrastructure development projects in Pakistan. तो रूल 8 और 11 में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक फाउंडेशन या एक बैकबोन है हमारे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की, और अगर ये सक्सेसफुल या ये इंश्योर किए गए तो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा. बट इफ यू स्किप दीज रूल्स 8 to 11, तो आपकी जो बेस्ट बिड है वो भी फेल हो सकती है. इवन योर बेस्ट बिड कैन फेल. सो इनको सीखिए. हम आपको अगली चंद स्लाइड्स में इन रूल्स की तरफ ले जाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक जामे तरीके से हो सके. आप इमेजिन करें अगर आपने कोई टेंडर फ्लोट किया और वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते पहुंचते उससे पहले या कॉन्ट्रैक्ट की शेप में जाके रिजेक्ट हो गया, तो उसमें कुछ रीजंस हो सकते हैं उसके कि वो क्यों रिजेक्ट हुआ या क्यों फेल हुआ. उसे हर चीज के पीछे कुछ रीजंस होंगे. मे बी उसमें आपने अप्रूवल नहीं ली, टाइम पे अप्रूवल नहीं ली, या आपने उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करते वक्त जो आपने स्पेसिफिकेशंस बनाई थी उस चीज को परचेज करने के लिए या प्रोक्योर करने के लिए, मे बी वो स्पेसिफिकेशन बाइस्ड हो, किसी को फेवर किया गया हो उनमें, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, बट जो हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो स्पेसिफिकेशंस आपको बनानी होंगी वो बाइस्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि वही अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट को जहन में रखिएगा. ट्रांसपेरेंट, फेयरनेस और इकोनॉमिकल होनी चाहिए, और एफिशिएंट होने चाहिए आपका प्रोसेस, और कंपटीशन को आपने इंश्योर करना है. तो स्किपिंग प्रॉपर प्लानिंग, ये सारी ये दोनों चीजें मैंने डिस्कस की. अप्रूवल का ना होना आपके पास इनिशियली, या फंड का इंश्योर ना करना, या बायस स्पेसिफिकेशंस का होना. ये क्यों हुआ? ये बेसिकली प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का ही पार्ट था जो आपने प्लानिंग स्टेज पे मिस कर दिया. तो अब आप एक मेस के अंदर फंस चुके हैं, और आपको फिर दोबारा से या तो रीटेंडर करना पड़ेगा और इसको कैंसिल करना पड़ेगा. Skipping proper planning, ignoring specifications और bypassing approvals can lead to audit objection. तो डेफिनेटली अगर आप करते जा रहे हैं और आपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को उसी तरह बायस स्पेसिफिकेशन के साथ कर दिया, या फेवरेटिज्म के साथ कर दिया, या विदाउट अप्रूवल कर दिया और बाद में आपने अप्रूवल्स नहीं, तो डेफिनेटली आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी ऑडिट पैरा की या किसी इंक्वायरी की या किसी मसले का सामना करना पड़ सकता है, या आपको वो प्रोसेस ही रीटेंडर करना पड़ेगा जिस पे आपके फिर से टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, और अदरवाइज कल को आपको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है. तो आप क्यों इस मेस में अपने आप को फंसाएंगे? उससे बेहतर है कि आप प्लानिंग स्टेज पे इन चीज़ों का ख्याल रख लीजिए. तो आज के जैसे कि मैंने बताया, हम रूल और 8 को स्टेप बाय स्टेप करेंगे विद रियल एग्जांपल, so that you never make these mistakes which I have so far discussed. So start करते हैं अपना टॉपिक, पेपरा रूल 8 and 11. तो प्रोक्योरमेंट फेलियर्स क्यों होते हैं, पहले इस चीज को हम डिस्कस कर लेंगे, और कौन किस किस्म के फेलियर्स हो सकते हैं, और ये रूल्स ब्रॉडली किन चीजों को कवर करेंगे. प्रोक्योरमेंट फेलियर स्टार्ट बिफोर बिडिंग. आप बिडिंग में जाएं उससे पहले ही प्रोक्योरमेंट फेलियर्स आपको पता चलना शुरू हो जाते हैं. बिडिंग प्रोसेस बाद की बात है, प्लानिंग पहले उससे आता है. ये जो 8, 9, 10, 11 4 रूल्स हैं, ये आपका अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया और आपने जस्ट टेंडरिंग या एडवर्टीजमेंट डाल दी, तो बेशक आप एडवर्टीजमेंट कर दें, आप अवार्ड कर दें, एवेल्युएशन कर दें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी प्रोक्योरमेंट को मिस प्रोक्योरमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है. प्लानिंग में आपने क्या करना था? प्लानिंग डिटरमिन्स ट्रांसपेरेंसी एंड कंपटीशन. इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट चलता रहेगा, ओपन होगा, फेयर होगा,
और ओपन कम्पिटिटिव होगा, लाइक कंपटीशन इंश्योर किया होगा, फेयरनेस होगी उसमें, और फेवरेटिज्म नहीं होगी। और अल्टीमेटली इससे फायदा ये होगा कि आप ऑडिट पैरा से और ऑडिट के कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाएंगे। ये रूल्स कवर करते हैं। रूल 8 में हम प्लानिंग का जिक्र करेंगे। रूल 9 में आपको कुछ लिमिटेशंस हैं पेपर ने डिफाइन कर दी स्प्लिटिंग के ऊपर। स्प्लिटिंग क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आगे जाके। रीग्रुपिंग क्या होता है। और फिर रूल 10 जो है वो बताता है आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि आपकी स्पेसिफिकेशंस कैसी होनी चाहिए, पेपरा कौन सी स्पेसिफिकेशंस को अलाउ करता है और पेपरा कौन सी स्पेसिफिकेशंस को मना करता है फ्लोट करने में। और फिर रूल 11 जो है वो अप्रूवल मैकेनिज्म की बात करता है कि आपने अप्रूवल किस तरह से लेनी है और क्यों लेनी है, क्या अप्रूवल लेना जरूरी है बिफोर फ्लोटिंग द टेंडर या नहीं। तो बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की जानिब। ये समरी अपने जहन में रखिएगा। तो रूल नंबर 8 हमारा जो है वो प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की बात करता है। सो आई विल रीड दिस रूल एग्जैक्टली फ्रॉम पेपरा document. Within 1 year of commencement of these rules, all procuring agencies shall devise a mechanism for planning in detail for all proposed procurements with the object of realistically determining the requirements of the procuring agency within its available resources, delivery time or completion date, and benefits that are likely to accrue to the procuring agency in future. तो ये रूल्स जैसे मैंने आपको बताया 2004 में फ्लोट हुए 2004 जून में। तो उन्होंने वहां से ही उसको लिंक किया कि इस रूल के पब्लिश होने के 1 साल के अंदर अंदर मींस हर साल। अब जो है चूंकि 2004 तो अब काफी टाइम गुजर गया, तो इसको अब एनुअली आगे जाके भी बताया है पेपरा ने, इसको आपने एनुअली करना है प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग को। मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं तो डेफिनेटली आपका जुलाई टू जून 30 आपका साइकिल होगा। तो जुलाई में आपने अपना पूरे साल का प्रोक्योरमेंट प्लान अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और वो कॉपी आपने पेपरा को भी भेजनी है so that they could publish that plan at their own website. अथॉरिटी की वेबसाइट पे और प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट पे, दोनों पे 1 साल पहले आपने अपने फॉलोइंग ईयर का प्रोक्योरमेंट प्लान बना के अपलोड करना है। ये एक शेल के साथ रिक्वायरमेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है बल्कि बाइंडिंग है हर फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर, ऑटोनोमस बॉडी के ऊपर जो पब्लिक मनी के साथ प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं। तो विद इन 1 year ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द रूल्स का तो ये मतलब हो गया। सो ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल डिवाइस अ मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगी तमाम प्रोक्योरिंग एजेंसी for planning in detail for all proposed procurements within the object of realistically determining the requirements of the procuring agency। तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक रियलिस्टिक किस्म का प्लान मुरतब करेंगी और विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेस, वो अपने रिसोर्सेस के अंदर रहते हुए जो उनके पास डेफिनेटली बजट अप्रूव्ड होगा फेडरल गवर्नमेंट से या डोनर से या जहां से भी उन्होंने लेना है। डिलीवरी टाइम वो भी वो मेंशन करेंगे कि ये किस किस माह में ये टेंडर्स फ्लोट किए जाएंगे। कोई कोई प्रोजेक्ट अगस्त में फ्लोट होगा डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर अप्रूवल, कोई जाके नवंबर में होगा, कोई नेक्स्ट ईयर में होगा। लाइक फ्रॉम जुलाई टू जून वो अपना एक स्केड्यूल उसके अंदर मेंशन हुआ होगा, और उनकी प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या है, उनका स्केड्यूल क्या है, ये मोटी मोटी बातें आपने उस प्रोक्योरमेंट प्लान में बतानी है। एंड बेनिफिट्स दैट आर लाइकली टू, और उस प्रोजेक्ट से जो आउटकम्स हैं वो जो प्रोक्योरिंग एजेंसी लेना चाहती है वो भी उसमें मेंशन करेंगे। तो ये एक प्रोक्योरमेंट प्लान आपने साल के शुरू में बना के फ्लोट कर देना है। मकसद क्या है? मकसद यही है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, उन्हीं डेट्स को कॉन्ट्रैक्टर्स या आपके सप्लायर्स या जो भी पोटेंशियल बिडर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें
कि उन्होंने फलां डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल उनको पहले से पता होगा जुलाई में कि अगस्त में एक टेंडर आना है, तो उस टेंडर के लिए उन्होंने अपने रिसोर्सेज अलाइन करने होंगे, उनके लिए उन्होंने बिड सिक्योरिटीज अरेंज करनी होंगी, उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को फाइंड आउट करना होगा, इवन प्रपोजल राइटिंग के लिए उन्होंने सेटअप करना होगा, कॉस्टिंग करवानी होगी, रेट्स लेने होंगे, जो भी उनके मसले मसाइल हैं। तो उनको एक एम्पल टाइम मिल जाएगा एजेंसी उन कॉन्ट्रैक्टर्स को, ताकि अल्टीमेटली इस चीज का फायदा प्रोक्योरिंग एजेंसी को होगा, ताकि उनके पास जस्टिफाइड और कॉम्पिटिटिव किस्म की बिड्स रिसीव हों और रश के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स को काम ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि उनके पास सिर्फ वही 15 डेज का पीरियड हो, ऑल ऑफ सडन एक टेंडर फ्लोट हो जाए, किसी को पहले कुछ पता ना हो, और फिर उन 15 दिन में वो बिलियंस ऑफ रुपीस का टेंडर हो और उस उन 15 दिन में कंपनीज को उसके ऊपर बिड डालनी है। तो मकसद इसका ओवरऑल मोटा मोटा ये है कि ये प्लानिंग क्यों जरूरी है। व्हाट इज प्रोक्योरमेंट प्लानिंग? प्लानिंग के आंसर्स मैंने पिछले अपने उसमें अभी जो स्लाइड हमने डिस्कस की है उसमें बता दिए कि ये क्यों हमने करनी है प्लानिंग। इसलिए करनी है कि हमने प्रोक्योर क्या करना है, आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, आपके PC1 के अंदर क्या क्वांटिटी है, उसका स्कोप क्या है, आपने अगर गुड्स परचेज करनी है, कंप्यूटर्स परचेज करने हैं तो कितने करने हैं, कौन सी मोटी मोटी स्पेसिफिकेशंस उसकी हैं, स्कोप उसका क्या है, लैब्स बनानी है, अपग्रेडेशन करनी है, व्हीकल्स परचेज करनी है, उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका स्कोप क्या है, कितने सीसी की गाड़ियां होंगी, और व्हेन टू प्रोक्योर, आपने कब वो प्रोक्योर करना है। ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि आपने ये प्रोक्योरमेंट दिसंबर के लिए प्लान की है, अक्टूबर के लिए की है, अगले साल फरवरी जनवरी में की है, और अपनी फंडिंग को भी देखना है आपने कि आपके पास उस मंथ में वो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। और फिर आपने तीसरा विच मेथड टू यूज, ये भी आपने एक साल पहले आपने डिस्कस कर लेना है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है इस प्रोक्योरमेंट को कंडक्ट करते हुए। तो मेथड्स और प्रोसीजर्स को हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, और छोटा सा एक मैं टच यहाँ देता जाऊं कि बेसिकली दो मेन आपके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है, और फिर दूसरा जो है अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट आता है। और नॉर्मली जो वर्क्स डिपार्टमेंट में चलता है वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है, जिसको पेपरा इनकरेज करता है कि ये प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट होगा। फिर प्रोसीजर्स आपके इसी मेथड के अंदर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर 4 किस्म के प्रोसीजर्स आ जाते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं मेथड को प्रोसीजर के साथ, और जो प्रोसीजर हैं वो 4 किस्म के आपको पता होगा कि सिंगल स्टेज 1 एनवेलप, सिंगल स्टेज 2 एनवेलप, 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर और 2 स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर। तो ये जो स्टेज और इन्वेलप वाली कहानी है, अक्सर लोग इसको मेथड्स के अगेंस्ट बता रहे होते हैं, तो ये अपनी क्लैरिफिकेशन भी ले लीजिए। मेथड दो हैं, एक ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग और दूसरा अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। और फिर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर 4 किस्म के प्रोसीजर्स हैं, सिंगल स्टेज 1 एनवेलप, सिंगल स्टेज 2 एनवेलप, 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर और 2 स्टेज 2 एनवेलप। और फिर इसी तरह अल्टरनेट मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट में भी फिर आगे जाके 5 अल्टरनेट मेथड्स हैं, जिस तरह पैटी परचेजेज हो गया, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस हो गया, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है, निगोशिएटेड टेंडरिंग है, और फोर्स अकाउंट, जिस तरह हमने उस दिन भी डेफिनेशंस में भी इसको पढ़ा था। और छठा इसमें है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग विद स्टेट ओन एंटरप्राइजेज या एजेंसीज। तो इनको खैर हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये चीजें आपने प्लानिंग की स्टेज में बता दी होती हैं कि आपका मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या होगा, आपने कब चीज प्रोक्योर करनी है और आपने क्या चीज प्रोक्योर करनी है। तो प्रोक्योरमेंट शेल बी प्लान्ड इन एडवांस। यस, ये पहले ही आप एक साल पहले आप प्लान करेंगे। इट शुड बी नीड बेस्ड, इट शुड बी जस्टिफाइड। इस जस्टिफिकेशन को हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको अपनी नीड और अपनी जस्टिफिकेशंस के ऊपर मुकम्मल क्लियर होना चाहिए,
और आप अपनी प्रोक्योरमेंट को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सकें। फॉर एग्जांपल आप गाड़ियां ले रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, तो वो गाड़ियों की जो आप मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं तो वो आपकी जस्टिफाइड होनी चाहिए कल को ऑडिट के सामने या किसी अकाउंटेबिलिटी के इदारे के सामने कि जी हमने फील्ड के लिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको गाड़ियां चाहिए, आपका प्रोजेक्ट ऐसे एरिया में है जहां पे आपको हाईलक्स किस्म की 4 व्हील ड्राइव की गाड़ियां चाहिए, तो आपने अगर वो परचेज की हैं तो फिर उसके पीछे आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन हो। ऐसा ना हो कि आपको गाड़ी तो चाहिए फील्ड स्टाफ के लिए, बट आपने कार या स्टाफ कार्स परचेज कर ली उसी बजट के अंदर। ये गाड़ियां तो वही हैं, कम पैसों में ज्यादा गाड़ियां आ जाएंगी, और अल्टीमेटली जब आपको गाड़ियां डिलीवर हो गई सप्लायर की तरफ से और आपने फील्ड को देनी है, तो वो कुछ अरसे बाद पता चलेगा जी वो गाड़ियां फील्ड में काम ही नहीं कर रही, क्योंकि जिस एरिया में काम है तो वहां पे वो कार चलती नहीं है। तो फिर दोबारा से रीप्रोक्योरमेंट और दोबारा से टेंडर करना, तो अल्टीमेटली 2 साल बाद जब ऑडिट आएगा तो वो जब आपकी रीपरचेज को देखेगा तो फिर आपकी जो वो इनिशियल परचेज है वो फिर आपके गले पड़ जाएगी डेफिनेटली। तो इसलिए आपकी जस्टिफिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस चीज के लिए आपको चाहिए जस्टिफिकेशन में, आपने जरूरी नहीं कि हर वक्त लेस कॉस्ट के ऊपर ही जाना है या लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर जाना है। हमने पहले डिस्कस किया इसको, क्वालिटी भी देखनी है, कॉस्ट भी देखनी है और नीड भी जस्टिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद फंड्स अवेलेबिलिटी मस्ट बी इंश्योर्ड। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग में ही ये आपको पता होगा उस स्टेज के ऊपर कि यार इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने वाला इदारा कौन सा है, प्लस इसके लिए फंड क्या अवेलेबल भी हैं, क्योंकि ये मैं अगर प्रोक्योरमेंट प्लान में ये प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ और अभी तक मुझे इसकी रिलीजेस का कोई कंफर्मेशन नहीं है या इसकी अप्रूवल्स ही अभी तक नहीं हुई, और पहले से मैं अपने प्रोक्योरमेंट प्लान में ये प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, तो वो फिर ठीक नहीं है, वो आपकी एक किस्म की मिस प्रोक्योरमेंट में आ जाएगा। तो फंडिंग की अवेलेबिलिटी और फंड्स का रिलीज हो के आपके अकाउंट में आ जाना, दैट इज मस्ट, दैट इज मेन रिक्वायरमेंट टू बी कवर्ड अंडर प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। उसके बाद टाइम स्केड्यूल्ड मस्ट बी रियलिस्टिक। आपका जो प्रोजेक्ट का टाइम स्केड्यूल है वो भी आपको कंफर्म होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। वो आगे फिर हम डिस्कस भी करेंगे इसको। तो ये 3-4 चीजें हैं। प्लानिंग एडवांस में होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन क्लियर होनी चाहिए, फंड्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और टाइम या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो भी रियलिस्टिक आपने मेंशन करनी है। Procurement planning is not a paperwork, it is the decision making before spending public money. Yes, we have already discussed this point as well. पब्लिक मनी को आपने एक एक रुपी को है, रुपी स्पेंट को जस्टिफाई करना है, वैल्यू फॉर मनी इंश्योर करनी है। इसलिए प्रोक्योरमेंट प्लानिंग को आप सिर्फ पेपर वर्क ना समझिए, बल्कि ये आपकी एक डिसीजन मेकिंग है बिफोर यू स्टार्ट स्पेंडिंग द पब्लिक मनी। क्योंकि रूल 8 जो है वो आपको लीगली बाइंड करता है टू प्लान इन एडवांस। दिस इज नॉट जस्ट विश लिस्ट के आपने कर दिया तो कर दिया, या किसी की मर्जी है वो कर दे, किसी की मर्जी है वो ना करे, बट इट्स नॉट दैट वे, इट्स अ बाइंडिंग बाय द पेपरा ऑन द प्रोक्योरिंग एजेंसीज। Procurement should never be rushed or initiated on assumptions. अक्सर देखा गया है कि एजम्पशंस जी, हाँ फंड रिलीज हो जाएंगे, डाल दो ये प्रोजेक्ट, अप्रूवल मिल जाएगी, ना मिली तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लेंगे। ये कहानियां अक्सर हमने डिपार्टमेंट्स के अंदर सुनी है। तो लिहाजा बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमेशा अडॉप्ट कीजिए, और इस तरह की लेम एक्सक्यूजेज या एजम्पशंस के ऊपर अपनी प्रोक्योरमेंट की इमारत को खड़ा ना कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक फाउंडेशन है किसी भी प्रोक्योरमेंट के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि पुअर प्लानिंग से क्या क्या होगा, और पुअर प्लानिंग की बजाय अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो फिर आपको क्या चीजें होंगी। पुअर प्लानिंग, अगर टेंडर फ्लोट हो गया विदाउट बजट एंड इंश्योरिंग फंड्स, अगर आपने फंड्स इंश्योर नहीं किए और बजट इंश्योर नहीं किया और आपने टेंडर को फ्लोट कर दिया, तो दैट इज कंसिडर्ड एज पुअर प्लानिंग। ये आपकी प्लानिंग में फ्लॉ है। इमरजेंसी जस्टिफिकेशन यूज्ड रिपीटेडली, इमरजेंसी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, नेचुरल क्लैमिटीज के लिए होगी, थोड़े अरसे के लिए होगी, और शॉर्ट ड्यूरेशन और इमीडिएट रिस्पॉन्स के केसेस में होगी। लेकिन अगर आप एक रूटीन बना लें ऐसी चीजों को, और इमरजेंसी है जी, हम इसलिए प्लान नहीं कर सके पहले या उसको नहीं फ्लोट कर सके, तो ये एक आध दफा तो क्या पता एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन हर दफा ये प्रैक्टिस करने से आपके ऊपर ऑडिट पैरा आएगा इस चीज का। रीटेंडरिंग ड्यू टू डिलेज, तो वो ना करने की वजह से आपको रीटेंडर में भी जाना पड़ सकता है, प्रॉपरली प्लान ना करने की वजह से। क्योंकि प्लान नहीं होगा तो डेफिनेटली चीजें लिंगर ऑन होंगी और डिलेज होंगी, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू डू दैट इन रीटेंडरिंग। और अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर होगी तो आपकी क्या होना चाहिए आपके पास, क्या फायदे हैं? बजट अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर बजट अप्रूव्ड है तो इट मींस यू आर डूइंग गुड, योर प्लानिंग इज प्रॉपर, एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान एंड रियलिस्टिक टाइमलाइंस आपने मेंशन करी हैं उस प्रोक्योरमेंट में, तो देन अगेन यू आर डूइंग अ गुड प्लानिंग। ये चीजें ऊपर जो हमने मेंशन की हैं ये ना करें, और जो नीचे हमने मेंशन की हैं ये करेंगे, तो आपकी प्लानिंग को प्रॉपर प्लानिंग कंसिडर किया जाएगा। तो ये था रूल 8। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया, और इस पे अगर आपकी कोई कोई क्वेरीज क्वेश्चंस हैं तो आपको मैंने पहले भी अपना ईमेल एड्रेस शुरू में बता दिया, safetechsimplified@gmail.com, या कमेंट में हमें इसकी अपनी क्वेरीज या क्लैरिफिकेशन भिजवाइए, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम उनको क्लियर करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 जो है ये कुछ लिमिटेशंस डालता है प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऊपर, limitations on splitting और regrouping of proposed procurement। जो अब आपने procurement कर दी, तो उसको आपने इसीलिए पेपरा ने आपसे वहां पे चंद चीजें डलवाई, बजट भी उसका डलवाया, उसकी टेंटेटिव टाइम पीरियड भी उसका डलवाया, कंप्लीशन डेट भी उसमें प्रोक्योरमेंट प्लान में आपको डलवाया, उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसका स्कोप, उसका नेम, ये सारी चीजें डलवाई, इसलिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट, जो आप अगले साल में प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसमें दोबारा से आप स्प्लिटिंग या रीग्रुपिंग ऑफ द स्कोप ना कर सकें। उस प्लान का मकसद ये था बेसिकली। हर पिछला जो रूल है वो अगले रूल के लिए एक प्री रेक्विजिट किस्म का काम कर रहा होता है। तो अगला रूल 9 है लिमिटेशंस, तो वो पिछला वाला पहले आप कर चुके हैं, प्लान आ चुका है, अब आप लिमिटेशंस नहीं कर सकते, सॉरी अब आप स्प्लिटिंग्स नहीं कर सकते। जो आपने वहां पे प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट के फेजेस आपने डिसाइड कर दिए, दे विल रिमेन सेम। जो भी आपने करना है प्रोक्योरमेंट प्लान की स्टेज पे ही करना है। अगर वहां पे आपका प्रोजेक्ट एक कंपोजिट प्रोजेक्ट है, तो लेटर ऑन 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब आप टेंडर लगाएंगे, तो दैट हैज टू बी अ कंपोजिट प्रोजेक्ट। उसमें फेजेस फिर नहीं होंगे या पैकेजेस नहीं होंगे। पैकेजेस और लॉट्स अगर बनानी है, so they must be reflected in your procurement plan, which is already uploaded in July या इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो आपने अपलोड किया। तो लिमिटेशंस ऑन स्प्लिटिंग क्या कहता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड एंड सब्जेक्ट टू द रेगुलेशंस मेड बाय द अथॉरिटी with the prior approval of the federal government, a procuring agency shall announce in an appropriate manner all proposed procurements for each financial year and shall proceed accordingly without any splitting or regrouping of the procurement so planned. The annual requirements thus determined would be advertised in advance on the authority's website as well as on the website of procuring agency in case the procuring agency has its own website. So I hope this rule is clear। जो हमने अभी तक डिस्कस किया प्लान के अंदर, वही बातें यहाँ पे इस रूल में पेपरा ने क्लियर कर दी। प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है अपना प्लान बनाएगी एक हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, ऑल शेल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू विदाउट एनी स्प्लिटिंग, और फिर प्रोसीड करेगी उस प्रोक्योरमेंट प्लान के ऊपर अमल करना
किसी भी स्प्लिटिंग या रीग्रुपिंग को ना करते हुए, क्योंकि इनिशियली प्रोक्योरमेंट प्लान में अंदर स्प्लिटिंग या उसकी रीग्रुपिंग नहीं थी या पैकेजेस बनाना नहीं था, तो देन वो नहीं होगा. Annual requirement thus determined would be advertised on the authority's website. तो वो जो एनुअल रिक्वायरमेंट है या एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान है वो अथॉरिटी की वेबसाइट पे भी होगा, और अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी की अपनी वेबसाइट भी है तो उसके ऊपर भी होगा. तो इन केस प्रोजेक्ट्स ऐसे हों कि जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस या लेटर ऑन ड्यूरिंग द ईयर वो एजेंसी डिटरमिन करती है कि जी मुझे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए इसको स्प्लिट करना है या जो भी है, तो वो दैट वुड हैपन विद द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी और फेडरल गवर्नमेंट. ये उन्होंने वहां पे मेंशन कर दिया है ऊपर. प्रोक्योरिंग एजेंसी अपने तय ये फैसला नहीं कर सकती कि जी मैंने प्रोक्योरमेंट प्लान में तो इस प्रोजेक्ट को 1 बिलियन का बताया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच एंड सच रोड या हाईवे या जो भी स्कोप आप बना रहे हैं, बट अब आके जब मैं टेंडर फ्लोट कर रहा हूं तो लेट्स डू इट 1 मिलियन ईच, तो इससे मुझे 10 कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे और ये स्प्लिट हो जाएगा और मैं जल्दी मैनेज कर लूंगा और ब्ला 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 जो भी आपकी जस्टिफिकेशंस होती हैं. ये कहानी अगर आपने करनी है तो आप प्रोक्योरमेंट प्लान की स्टेज पे करेंगे, या देन अगर आपने लेटर द ईयर आपने डिसाइड किया तो देन यू विल हैव टू अप्रोच द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द अप्रूवल. अदरवाइज आप अपने तय ये चीज नहीं कर सकते. फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि पेपरा को आप अप्रोच करेंगे. ये तो अब रूल था, अब मैं उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वैसे मैं दे तो चुका हूँ. एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान मस्ट बी प्लान, ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आर्टिफिशियल स्प्लिटिंग इज प्रोहिबिटेड. लेटर ऑन जो स्प्लिटिंग लोग करते हैं या बैड प्रैक्टिसेस में आती है, दैट इज प्रोहिबिटेड एंड इलीगल. बाद में आर्टिफिशियल तरीके से स्प्लिटिंग ना करें. Procurement plans advertised in advance annually, uploaded on PEPRA website or procuring agencies website if they have their own. Rule 9 exists to prevent manipulation of procurement values. इसका मकसद यही है रूल 9 देने का कि ट्रांसपेरेंसी हो और फेयर कंपटीशन हो, और मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये रूल 9 पेपरा ने इंट्रोड्यूस किया. तो ये स्प्लिटिंग इलीगल क्यों है? स्प्लिटिंग यूज टू होती क्यों है? इसलिए होती है अवॉइड अप्रूवल्स, अवॉइड ओपन कंपटीशन, फेवर स्पेसिफिक सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर. स्प्लिटिंग प्रोक्योरमेंट इज नॉट अ शॉर्टकट, इट इज अ मिस प्रोक्योरमेंट. यस, ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन करते लोग क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि वो अप्रूवल जो आपको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक स्पेसिफिक अमाउंट की लेनी है, उससे आपने अपने आप को बचाना है. मे बी के वो अप्रूवल जो फाइनेंशियल उसकी सीलिंग है आप अपने लेवल पे या छोटे लेवल पे रखना चाहते हैं. आप कहते हैं कि मैं ऊपर हायर अप्स के पास ना जाऊं. इस चीज को बेनिफिट करने के लिए भी अक्सर की जाती है. अवॉइड ओपन कंपटीशन, ओपन कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए भी किसी भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को लाना चाहते हैं या उसको फेवर करना चाहते हैं लोग, तो इस वजह से भी अक्सर देखा गया है कि लोग करते हैं स्प्लिटिंग, एंड दैट इज प्रोहिबिटेड. और अगर ये हो जाए तो आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो मिस प्रोक्योरमेंट कंसिडर होगा, अगर ये प्रूफ हो जाए कि आपने लेटर ऑन स्प्लिटिंग करके टेंडर लगा दिया है. आपके पास अप्रूवल जो है वो अगर आपके पास एक काम की फॉर एग्जांपल 10 मिलियन के एक काम की एक ही अप्रूवल है आपके पास, और टेंडर की स्टेज पे आप कहने कि जी मैं 5 मिलियन के 2 पैकेजेस के टेंडर अलग अलग करता हूं, तो दैट इज कॉल्ड अ स्प्लिटिंग. देन वी हैव पेपरा रूल. प्रैक्टिकल एग्जांपल, यस, ये मैंने अभी डिस्कस किया कि आपके पास 50 मिलियन का एक प्रोजेक्ट था, स्प्लिट इनटू 5 टेंडर्स आपने कर दिया 10 मिलियन ईच. सो दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग. करेक्ट अप्रोच क्या है? करेक्ट अप्रोच ये है कि कंसोलिडेट द रिक्वायरमेंट्स, एक जामे किस्म की रिक्वायरमेंट बनाए. सीक प्रॉपर अप्रूवल एंड एडवर्टाइज ट्रांसपेरेंटली.
प्रॉपर अप्रूवल जो भी उस फोरम, उसका कॉम्पिटेंट फोरम है उस अप्रूवल प्रोसेस का, उसके पास जाएं, उसको अवॉइड ना करें। और आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। इसलिए कि फिर आप ऑडिट ऑब्जेक्शंस और नैब इंक्वायरीज को ना भुगतें। ऑडिटर्स क्योंकि इसको ट्रीट करते हैं रूल 9 की वायलेशंस को बहुत सीरियसली, और वो कहते हैं कि ये इम्पैक्ट इसने किया है कंपटीशन प्रोसेस को, या ओपन कम्पिटिटिव प्रोसेस को इम्पैक्ट किया है। इसलिए ये ऑडिट की नज़र में बड़ा खतरनाक पैरा है रूल 9 की वायलेशन। सो आई होप रूल 9 इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू रूल 10। सो रूल 10 जो है वो बताता है हमें स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कि स्पेसिफिकेशंस किस तरह होंगी, कौन सी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए और कौन सी स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। सो मेनली स्पेसिफिकेशंस जो पेपरा इनकरेज करता है या बाइंडिंग करता है, शेल का लफ्ज यूज हुआ है इन सब रूल्स में, तो वो कहना ये चाहता है कि स्पेसिफिकेशंस न्यूट्रल हों, जेनेरिक हों, किसी खास स्पेसिफिक ग्रुप को या किसी ब्रांड को या कंट्री ऑफ ओरिजिन को आपने मेंशन नहीं करना। और ताकि उस पे कंपटीशन, अगेन सब कहानी वही ओपन कम्पिटिटिव या कंपटीशन प्रोसेस को सिक्योर करने के लिए है और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है। सो रूल नंबर 10(1), procuring agency shall allow the widest possible competition by defining such specifications that shall not favor any single contractor or supplier nor put others at a disadvantage। तो प्रोक्योरिंग एजेंसी ऐसी स्पेसिफिकेशंस लाएगी जिससे वाइडेस्ट ओपन कंपटीशन इंश्योर हो, और वो स्पेसिफिकेशंस किसी भी सिंगल कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर को फायदा ना दें या किसी को नुकसान ना दें। इसका मतलब ये है ओपन कंपटीशन इंश्योर हो जाए और किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर को या सप्लायर को ना फायदा हो और ना किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर को बाहर रखने के लिए ये स्पेसिफिकेशंस बनाई गई हों। अब स्पेसिफिकेशन भी प्रोक्योरमेंट प्लानिंग की स्टेज पे ही बनी जाती हैं, ये तो आपको पता होगा। PC1 और स्पेसिफिकेशंस ये सारी प्री रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी टेंडर के लिए। नंबर 2 कहता है एनी टर्म्स, specifications, standards, features, characteristics and requirements prescribing the technical or quality characteristics shall be generic in nature and shall not include reference to brand name, model number, catalog number, name or origin of country or similar classification। तो स्पेसिफिकेशंस में स्टैंडर्ड्स या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स या रिक्वायरमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें टेक्निकल पैरामीटर्स तो आपने डिस्कस किए, क्वालिटी पैरामीटर्स भी आपने डिस्कस किए, बट जो नहीं करने वो है किसी भी ब्रांड का नाम मेंशन नहीं करना, ठीक है, किसी मॉडल का नाम मेंशन नहीं करना, उसका कैटलॉग नंबर नहीं बताना, मॉडल नंबर नहीं बताना, उसका नेम नहीं बताना, और उसका ओरिजिन या कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपने डिस्क्लोज नहीं करना या मेंशन नहीं करना। उसकी जस्ट क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को बयान करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, अपनी स्टेटमेंट से ही क्लियर है, और आगे इसको और मकसद इसका ये है कि ये जेनेरिक होनी चाहिए और न्यूट्रल होनी चाहिए। इसका सब रूल 3 ये कहता है इन केस द प्रोक्योरिंग एजेंसी इज कन्विंस्ड that the use of a reference to a brand name or a catalog number is essential to complete an otherwise incomplete specification, and no other sufficiently precise or understandable way of describing the characteristics of the goods, works, or services to be procured is provided, the word or equivalent shall be used. After recording specific justifications in writing therein, the procuring agency shall be responsible to define the parameters of equivalency for all participants to procurement process
टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी ये बता चुका हूं कि अगर बहुत ही अशद जरूरत हो कि आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस वाइड कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको 100% फुलफिल करने के लिए आपको किसी ब्रांड नेम का या किसी कैटलॉग नंबर का हवाला देना बहुत इसेंशियल है। अदरवाइज आप समझते हैं कि इसके बगैर मुझे वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, या मुझे जो गुड सर्विसेज या वर्क चाहिए वो अगर मैं ये कैटलॉग नंबर नहीं बताता तो वो मेरे एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल शायद ना हो, वो ना चले। तो ऐसे केस में फिर आपने उस स्पेसिफिकेशन या उस नंबर या उस सिस्टम को ब्रांड नेम को मेंशन करना है, बट उसके साथ और इक्विवेलेंट का लफ्ज भी यूज करना है। अक्सर हमने देखा है कि फैंस के केस में लोग किसी मशहूर ब्रांड का नाम जिक्र कर देते हैं और फिर उसके साथ लिखा भी होता है कि और इक्विवेलेंट। या आपने कोई एग्जिस्टिंग, फॉर एग्जांपल आपने सोलर सिस्टम ऑलरेडी लगाया है किसी कंपनी का और आपका वो इन्वर्टर या वो सिस्टम में से कोई पैनल खराब हो गया और आपके पास तमाम बाकी पैनल्स उसी कंपनी के ऑलरेडी लगे हैं और अब आप चाहते हैं कि हम आपने एक या दो पैनल रिप्लेस करवाने हैं, तो वो अगर आप किसी और कंपनी के या किसी और फीचर्स के परचेज करेंगे तो फिर वो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं होंगे और एफिशिएंसी उससे डिक्रीज होगी। तो आप मेंशन कर सकते हैं, बट विद द एडिशन ऑफ अ वर्ड विच इज आर इक्विवेलेंट, और उसकी इक्विवेलेंसी जो है वो भी आपने डिस्कस करनी है अपनी स्पेसिफिकेशंस के अंदर फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग बिडर्स। सो आई होप ये क्लियर है। अगर कोई भी इसमें क्लैरिफिकेशन मजीद दरकार हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिर अगली दो और भी इन्होंने बाद में ऐड की हैं, एक सोलिसिटेशन डॉक्यूमेंट्स और नोटिस फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स बाय टेंडर and any additional information made available to a prospective participant shall specify that the asset is to be sold on as is where is basis and shall disclaim liability after sale. Number 5, notwithstanding anything contained in sub-rule 4, a procuring agency shall give a full and accurate description of an asset to be disposed of. तो अब ये सब रूल 10, 4 और 5 जो है ये बेसिकली एसेट डिस्पोजल को जिक्र कर रहे हैं, या ऑक्शन। आपने जब किसी भी यूज्ड चीज की ऑक्शन करनी है, कोई गाड़ियां आप सेल करना चाह रहे हैं या आईटी इक्विपमेंट आप ऑब्सलीट है और उसको आप डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक तो आपने ये करना है कि अपनी स्पेसिफिकेशंस उस चीज की बयान करने के बाद साथ ये मेंशन करना है कि एज इज वेयर इज, जैसा है और जहां है। जो भी चीज आप बेच रहे हैं तो जैसी है जहां है का मतलब है कि जिस सूरत में भी उस ऑक्शन वाले दिन होगी, बिडर हैज टू एक्सेप्ट दैट, और उसकी कोई भी लाइबिलिटी आफ्टर सेल वो डिपार्टमेंट या आपका डिपार्टमेंट नहीं लेगा। और 5 ये कहता है कि आपने ऊपर ये चीज तो लिख दी, बट स्टिल यू हैव टू एक्सप्लेन and give full and accurate description for the bidders regarding that asset. उसकी डिटेल फिर भी आपने बिडर्स को देनी है। जैसा है जहां है से सिर्फ काम नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप लिख दें कि जैसा है जहां है और बस स्पेसिफिकेशन कोई ना दें और लोग आके खुद उसकी बेशक तस्वीरें उतारें और उसके बॉनेट खोलें और उसमें हर चीज खुद बंदा चेक कर रहा हो। नहीं, बट यू हैव टू गिव फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट आइटम along with जैसा है जहां है। कहने का मकसद ये है, और आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो ये हमारे पास स्पेसिफिकेशंस के हवाले से रूल नंबर 10(1), 10(2), 10(3), 4 एंड 5, ये 5 सब रूल्स हैं जिसका मेन मकसद यही है कि आपको वाइड कंपटीशन इंश्योर करना है बाय गिविंग द जेनेरिक स्पेसिफिकेशंस। रूल 10 इज वेयर इंजीनियर्स कैरी बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, इस केस में आपके इंजीनियर्स हम जैसे लोगों के ऊपर या ऑफिसर्स जो हैं उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस इंजीनियर्स ही नॉर्मली बनाते हैं, और इफ दोज आर बाइस्ड देन इंजीनियर इज डायरेक्टली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइस्ड स्पेसिफिकेशंस और वीक स्पेसिफिकेशंस। और स्पेसिफिकेशन मस्ट बी न्यूट्रल, जेनेरिक एंड परफॉर्मेंस बेस्ड, मस्ट नॉट मेंशन ब्रांड, रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
कोई ब्रांड मेंशन नहीं करना, और ताकि कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट ना हो। और अगर बहुत इंतहाई जरूरी है तो आपने और इक्विवेलेंट का लफ्ज यूज करना है। तो एग्जाम्पल सिंपल है, जो भी आप स्पेसिफिकेशंस दें, अगर कोई एक्स वाई जेड ब्रांड मेंशन करके आपने पंप ओनली साथ लिख दिया कि मुझे इस ब्रांड का ही पंप चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड अ नॉन जेनेरिक स्पेसिफिकेशन। पंप अगर आपने लेना है तो उसके अंदर आप कैपेसिटी मेंशन कर सकते हैं, जिस तरह का पीछे रूल में हमने बताया कि उसमें टेक्निकल, ये देखें आप यहाँ पे रूल 2 में वो कह रहा है कि टेक्निकल और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आपने मेंशन करने हैं। तो उसमें आपने पंप विद कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उसका हेड, उसकी एफिशिएंसी और इक्विवेलेंट आगे लिख दें। तो इस तरह की आपने स्पेसिफिकेशन बनानी है कि आपको क्या जरूरत है। मकसद आपका ये है कि आपको फलां चीज जरूरत है, ये नहीं कि आपको कौन देगा। हु शुड विन, आप ये आपका काम नहीं है कि हु शुड विन टू गिव यू दैट आइटम, फ्रॉम होम यू शुड बाय दैट आइटम। ये आपका हेडेक नहीं है, आपका हेडेक है उस आइटम की प्रोक्योरमेंट। सो ब्रांड बाय स्पेसिफिकेशंस रिस्ट्रिक्ट की हैं पेपरा ने, क्योंकि ये ओपन कम्पिटिटिव प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करती हैं। और अगेन ये रूल भी अगर आप वायलेट करते हैं तो देन यू आर लीडिंग टुवर्ड द ऑर्डर्ड पैराज, इंक्वायरीज या टेंडर कैंसिलेशन की तरफ आप जाएंगे। अगेन स्पेसिफिकेशंस भी ऑडिटर आके चेक करेगा बाद में, प्रोक्योरमेंट के बाद। तो और या किसी किस्म का कोई और पार्टी या कोई दूसरा बिडर जो समझता है कि इसमें मैं भी compete कर सकता हूं, बट इस स्पेसिफिकेशन की वजह से मुझे डिस्करेज किया गया, तो वो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके आपके प्रोसेस को चैलेंज करके भी अथॉरिटी के पास जा सकता है, और या किसी अकाउंटेबिलिटी इदारे के पास जा सकता है, जिससे आपके लिए फिर कोई इंक्वायरी इनिशिएट हो सकती है, या आपको फिर अल्टीमेटली वो टेंडर कैंसिल करना पड़ेगा। तो फिर आपका रिसोर्सेज और टाइम ज़ाया होगा। उससे बेहतर है कि आपकी स्पेसिफिकेशंस हमेशा बाइस ना हो और जेनेरिक हो। बाइस स्पेसिफिकेशंस आर कंसिडर्ड a डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ पेपरा प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तो जाहिर बात है, जिसने बनाई है तो फिर डेलिब्रेटली उसकी इंटेंशन ही पेपरा रूल्स को वायलेट करना थी। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड misprocurement. So I hope Rule 10 is also clear. It was about the specifications we discussed in detail. अगर आपका फिर भी कोई clarification needed है, so then you can send the comments. So let's move on to Rule 11, the last rule for today's video. It is most important rule. It discussed about the approval mechanism. सो देखें, जो भी आपका प्रोजेक्ट आपने करना है या प्रोक्योरमेंट प्लान में वो प्रोजेक्ट आपने रिफ्लेक्ट करना है, तो दैट हैज टू बी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, एन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। जिस भी कंप्लीटेड फोरम से, पीडीडब्ल्यूपी से, सीडीडब्ल्यूपी से, एक्नेक से, जिस फोरम से भी उसने अप्रूवल लेनी थी, सो वेल बिफोर मेकिंग दैट प्रोक्योरमेंट प्लान या वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस या वो टेंडर, दैट हैज टू बी अप्रूव्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इज प्रॉपरली रिसीव्ड by the executing agency या procuring agency. So अगर अप्रूवल नहीं है और विदाउट अप्रूवल यू आर गोइंग फॉर टेंडरिंग फॉर एनी रीजन, अगर आपकी जस्टिफिकेशन कोई भी हो, आप टाइम बचाना चाहते हैं, आप रिसोर्सेज बचाना चाहते हैं, आप प्रोएक्टिव होना चाहते हैं, बट you have missed the approval stage of the project, of the plan, so then you are held accountable for that. So all procuring agencies shall provide clear authorization. Shall. Again, I said rule 8, 9, 10, 11, all everywhere is shall. So it's not your choice, it's the binding rule. All procuring agencies shall provide clear authorization and delegation of powers for different categories of procurement, and shall only initiate procurement once approval of the competent authority concerned has been accorded. तो बड़ा ही वाजे और बड़ा ही सिंपल रूल, प्रोक्योरिंग एजेंसी अपनी अथोराइजेशन और डेलीगेशन ऑफ पावर के मुताबिक इंश्योर करेगी कि उसके पास वेल बिफोर
starting the या initiating the procurement process or plan, they have accorded the approval from the respective competent authority. तो ये बहुत जरूरी है। अगर आपका PC1 अप्रूव नहीं है और आप उधर से टेंडर लगाने पे लगे हुए हैं तो दैट इज मिस प्रोक्योरमेंट। प्रायर अप्रूवल इज मस्ट, और फिर वो डिपेंड करता है कि उसकी अप्रूवल की फाइनेंशियल सीलिंग कितनी है। डेलीगेशन ऑफ पावर के हिसाब से आप देखेंगे, PC1 चीफ इंजीनियर के लेवल पे अप्रूव होना था, सेक्रेटरी साहब के लेवल पे होना था, या लाइक PDWP, या फिर ऊपर प्लानिंग कमीशन में जाना था, CDWP के लेवल पे जाना था, या वो PC1 फिर एक्नेक के पास जाना था। तो जिस फोरम का ही उसकी डेलीगेशन ऑफ पावर के हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनती है, अप्रूविंग अथॉरिटी बनती है, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर फर्स्ट, एंड आफ्टर according that approval, you will initiate your tendering process or procurement process. And approval must be documented, it should not be a verbal. देखें, प्रोक्योरमेंट में कोई भी अप्रूवल चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, दैट मस्ट बी रिकॉर्डेड, दैट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कोई एवेल्युएशंस, कोई अप्रूवल, किसी भी चीज को वर्बल अप्रूवल पे ना जाइए, ना करिए। कल को अपने लिए आपने खामखा काम ढूंढ लिया, छोटी से छोटी चीज भी है वो इन राइटिंग कमेटी से साइन लीजिए। अगर आप प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं तो आप कमेटी से एक एक सिग्नेचर आपने लेना है, कंपटेंट अथॉरिटी से लेना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के ऊपर लेना है, इनवॉइसेस के ऊपर, सॉरी कोटेशंस के ऊपर, हर चीज के ऊपर आपने साइन लेनी है। इन प्रोक्योरमेंट वर्बल अप्रूवल नहीं चलती, हैज नो लीगल वैल्यू। You are held responsible if you are initiating the procurement without approval or verbal commitments या approvals. ये भी स्लाइड भी वही है कि प्रोक्योरमेंट समरी भी आपकी पड़ी होनी चाहिए, फाइल पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल भी लगी होनी चाहिए बिफोर इनिशिएटिंग द टेंडर्स, और इट शुड बी ऑन फाइल। अप्रूवल प्रोटेक्ट्स द ऑफिसर, नॉट जस्ट द प्रोसेस। हाँ, ये आपको ही प्रोटेक्ट करता है अप्रूवल, आपके प्रोसेस को नहीं। प्रोसेस को भी करता है बट नॉट नॉट जस्ट द प्रोसेस। दिस इज द रूल विच डायरेक्टली प्रोटेक्ट्स द इंजीनियर और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर, और अदरवाइज रिस्पॉन्सिबल भी फिर ऑफिसर साहब ही हैं, क्योंकि बड़े साहब तो वो शायद ट्रांसफर होके उस टाइम किसी और डिपार्टमेंट में जा चुके हों, एंड यू फॉरगेट टू गेट हिज सिग्नेचर और हर सिग्नेचर ऑन टाइम, सो देन यू विल ऑडिट के दिनों में फिर आपको ही सामना करना पड़ेगा। वो साहब तो फिर बाद में आपको साइन करने से रहे। सो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स को डिस्करेज कीजिए, अज्यूम्ड अप्रूवल के ऊपर ना जाइए, और मिसिंग टेक्निकल सैंक्शन के साथ भी काम मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल भी एक्सपेरिमेंट है, तजर्बा है कि अक्सर लोग टेक्निकल सैंक्शन लेने से पहले ही टेंडर पे चले जाते हैं। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट के अंदर कि हम जी काम करके फाइनल बिल के साथ TS करवाएंगे, और ताकि हमारी हर चीज रेगुलेट हो जाए। प्रैक्टिकली लोग इस तरह करते हैं, लेकिन इट शुड बी डिस्करेज्ड। इनिशियली आप TS करवाएं। अगर इन केस आपने कोई चीजें स्कोप आपका साइट कंडीशंस की वजह से बढ़ गया है, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर री टेक्निकल सैंक्शन। सो वो किसी ने आपको उस पर मना नहीं किया, बट इनिशियली बिफोर इनिशिएटिंग द टेंडर यू मस्ट अकॉर्ड द टेक्निकल सैंक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी उस फाइनेंशियल सीलिंग की टेक्निकल अथॉरिटी रखता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स के हिसाब से। वैसे मैं इंशाल्लाह कुछ प्रोक्योरमेंट के बाद डेलीगेशन ऑफ पावर्स और रूल्स के और TS वगैरह के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी जुड़े रहिए। अप्रूवल आफ्टर द प्रोक्योरमेंट इज नॉट द अप्रूवल, इट इज अ डैमेज कंट्रोल। यस, अगर ऑडिट पैरा आ गया, ऑडिट ने आपको पकड़ लिया और फिर आप भाग रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि वो फिर साहब आपको साइन नहीं कर देंगे, और या कर भी दें तो ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल होगा, इट्स नॉट द एक्चुअल अप्रूवल। सो दैट्स ऑल। अब तक हमने रूल 8 और 11 पढ़ लिया। रूल 8 में हमने ये एक चेन किस्म का काम था, एक रूल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी दरमियान से चेन का लिंक अगर आप ब्रेक करें तो आपका प्रोसेस लिंगर ऑन हो जाएगा, डिले हो जाएगा।
रूल 8 में प्लानिंग हमने डिस्कस की, रूल 9 में स्प्लिटिंग नहीं होनी चाहिए, रूल 10 में फेयर स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, और रूल 11 में हमने कहा कि आपके पास प्रॉपर प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए। ब्रेक वन लिंक, द एंटायर प्रोक्योरमेंट बिकम्स इलीगल। कोई भी आप लिंक ब्रेक करें इसमें से, प्रोक्योरमेंट प्लान ना बनाएं, स्प्लिटिंग करें, फेयर स्पेसिफिकेशंस ना दें या अप्रूवल ना लें, तो आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो इलीगल कंसिडर किया जाएगा। सो ये अभी तक की समरी थी। Plan properly, never split the procurement, write fair specifications, all will take approval. Rule आगे फिर हम रूल 12 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि एडवर्टीजमेंट और बिडिंग प्रोसेस के ऊपर है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी सजेशंस हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में या sifttechsimplified@gmail.com पेज पे जरूर सेंड करें, ताकि हम उनका रिप्लाई दें, हम खुद भी सीखें और आपको भी इनका रिप्लाई हम भिजवाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। वी डिस्कस रूल 8 to 11, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को टिकटॉक पे भी सपोर्ट कीजिए, सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड, और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।